अभिषेक उपाध्याय बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, एक अपार जनसैलाब इस वक्त अयोध्या में हम देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, अवधेश उपाध्याय हमारे साथ हैं। अवधेश जी, एक अपार जनसैलाब नजर आ रहा है, चारों तरफ प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोग नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्यों? देखिए, ये तो जनता का प्यार है शुभम भाई। अभी मैं सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे भगवान राम तो कहते हैं कि जहां आप हैं वहीं पे भजन कीजिए। चलिए, इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये कहां लिखा है कि एक आप आतंकी के घर जाएं, आप एक माफिया के घर जाएं, वहां फातिया पढ़े एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए। लेकिन आप जो है 100 करोड़ के जो आराध्य हैं इस देश में, वहां जाने से आप कतराते हैं। केवल एक कारण है उसके पीछे कि कहीं इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति वो प्रभावित ना हो। उसका जवाब शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, राम मंदिर जाने में इन्हें दिक्कत है। कहते हैं भगवान जो कहते हैं जहां है वहीं आप भजन कीजिए। भाई, राम मंदिर जाने के लिए बात बताइए। अरे मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछकर नहीं जाना है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आपकी मानसिकता है, जो विपक्षी दलों की जो मानसिकता है तुष्टीकरण की, उसका जो तुष्टीकरण का जो ढोल था ना, ये लेकर चल रहे थे। ठीक है अवधेश जी, धर्मेंद्र, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये तो चलो हो गई प्रभु राम के मंदिर की बात, वहां दर्शन करने की बात हो गई, लेकिन कल एक रोड शो और निकला था। कल रोड शो था आपकी पार्टी का, अखिलेश यादव उस रोड शो में मौजूद थे और मैनपुरी में वो रोड शो था। करहल चौराहा जो वहां पर पड़ता है, वहां पर महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति पर चढ़कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र नारे वहां पर लगाए गए, जात विशेष के खिलाफ नारे लगाए गए और समाजवादी पार्टी के अरे बात सुनिए साहब, समाजवादी पार्टी के झंडे वहां पर लगाए गए और इसके बाद वहां पर 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, जो स्थानीय चौकी इंचार्ज के द्वारा दर्ज करवाई गई है और उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मुकदमा जहां तक लिखना है, तुम ही मुंसिम, तुम ही मुलाजिम, तुम ही जज, सब कुछ हो, मुकदमा लिख लीजिए। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उस स्थल से, देखिए, हम लोग महाराणा प्रताप देश की अस्मिता है, आन बान शान है और उनका सब कोई सम्मान करता है। हमें हमारा नाम उनका लेते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने जो समाजवाद का परचम बुलंद किया था, हम तो उनको मानते हैं भगवान प्रभु श्री राम के बाद यदि किसी ने समाजवाद का परचम लहराया है तो वो महाराणा प्रताप, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन उनकी प्रतिमा के पास समाजवादी झंडा लेके जाना, ये कहाँ रोकते? जहां तक अभद्र भाषा की बात है या इस तरह की आप जो आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं, अगर मैं चैलेंज देता हूं कि आपके पास ऑडियो, अरे मैं नहीं कह रहा हूं साहब, हरिभान गौतम, भारतीय जनता पार्टी, हरिभान गौतम जो सब इंस्पेक्टर है, स्थानीय चौकी इंचार्ज है, उन्होंने ये समाज में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आप उनको करिए ना, मैं उनका किया हुआ आपको बता रहा हूं कि ऐसा किया गया है। लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नफरत भरी हुई है कि एक समाज के प्रति या राज्य में रहने वाले और अत्यंत गरीब और पिछड़े वर्ग, गरीब वंचित लोगों के विरुद्ध कितना इनके अंदर जहर भरा हुआ कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा छूने के बाद गंगा जल से या उसकी धुलाई करते हैं। इनको क्या अधिकार है? महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई करने नहीं गए थे, ठीक है, कोई नहीं गया था उनके साथ। गरीब जातियां, जंगलों में रहने वाले दलित, पिछड़े, वंचित लोग उनके साथ युद्ध किए और इनको क्या अधिकार होता है कि उसकी धुलाई करें? महाराणा प्रताप को पूछते हैं लोग, इनसे पूछा जाए, ये सब दिखावा करने वाले लोग हैं। अवधेश जी बोलिए। भाई, धर्मेंद्र जी जो कह रहे हैं ना, अभी बात कर रहे हैं, अभी नहीं याद आ रहे हैं गरीब भी हैं उत्तर प्रदेश में, अभी नहीं याद आ रहे हैं शोषित भी है, वांछित भी है, सब इनको याद आ रहा है। लेकिन जब इनकी सरकार थी शुभम भाई, आपने देखा होगा और इनको भी ये पता है धर्मेंद्र जी को, किस तरह से एक विशेष वर्ग का विकास किया जाता था। यदि कोई वजीफा, यदि कोई योजना यूपी सरकार की रहती थी अखिलेश यादव की, तो वो विशेष वर्ग को अधिक दी जाती थी। आपने देखा होगा, एक योजना का नाम बता दे, एक योजना का नाम बता दे जिसमें जात पूछ दिया गया हो। गलत बयानबाजी आप विशेष वर्ग की लड़कियों के लिए गलत बयानबाजी मत करिए। दूसरी बार अखिलेश यादव ने किया तो सबको दिया, जनेश्वर मिश्रा गांव चेंज हुआ तो पूरे गांव का विकास हुआ, प्रत्येक नागरिक देश का चलता है, जनता का पैसे से हजार पार्टी के नेता भी हैं किसी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, बल्कि मंदिर के लाउडस्पीकर दबाने का काम अखिलेश यादव ने किया। गलत बयानबाजी
दखलंदाजी मत करिए। कब्रिस्तान की जो है समाजवादी दीवारें बनवाते पेंशन हैं मिला अखिलेश यादव। तो बिना जात लेकिन धर्म पूछे मंत्रियों से जो है वो महिलाओं को लाउडस्पीकर 500 करवाते हैं रुपए अखिलेश और यादव। उसके साथ तो ये सोशल जो गारंटी देने का की काम किया। राजनीति ठीक है, करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त इनके सुधा लिए मिश्रा जी जुड़ गए। ठीक है, रुक जाए भाई, दिक्कत है, रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ इनकी वापस आ रहा राजनीति है, हूँ। वो कांग्रेस से सुधा मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अगर हम बात करें, राहुल गांधी ने, सुधा जी, एक बहुत लंबी चौड़ी यात्रा निकाली थी, पदयात्रा निकाली थी, उसमें तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और कहा जा रहा था कि इसके बाद कुछ परिवर्तन आ सकता है, लोगों के अंदर उनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है। लेकिन जो जनसैलाब इस वक्त बीजेपी के रोड शो में उमड़ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों से हम देखें, कल कानपुर में रोड शो था और इस दौरान जब आप हमारे साथ जुड़ी हैं, ठीक इसी दौरान प्रधानमंत्री भी रोड शो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं और हम भी देख रहे हैं इस दौरान। कैसे दोनों की तुलना कर सकते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? जोड़ी गई लोगों की, इकट्ठा की गई लोगों का हुजूम है। और चूंकि जहां पे आप बता रहे हैं वहां पे मैं मंडे को होके आई हूँ, वहां पे भीड़ इतनी रहती है, तो कुछ नई चीज नहीं है। और जब राहुल जी यात्रा कर रहे थे तो वो लोग थे, वो बुलाए हुए लोग नहीं थे। अच्छा। उनको कुछ दे के बुलाया नहीं गया था। और वो लोग नहीं थे जो किसी यूनिवर्सिटी से बुला के जबरदस्ती कहीं खड़े कर दिए जाए, तख्ती तक ना पढ़ पाए, वो लोग नहीं थे। वो दिक्कत यहाँ पे, आप जो तुलना कर रहे हैं, तुलना इस बात की होनी चाहिए कि जिसके हाथ में सत्ता, जिसके हाथ में जनादेश और जिसके हाथ में सब कुछ होने के बाद इतना कुछ करना पड़ रहा हो प्रायोजित, जिसने काम किया होता है उसको कुछ भी प्रायोजित करने की जरूरत नहीं होती। आप भी जानते हैं, आप भी जितना आपने दुनिया देख रखी है, प्रायोजन, जो प्रायोजित चीजें होती हैं, ठीक है। वो अवधेश उपाध्याय, इनके द्वारा कहा जा रहा है, सुधा जी के द्वारा, कि ये जो भीड़ नजर आ रही है प्रायोजित भीड़ है, ये बुलाई गई भीड़ है, पैसे देके इनको वहां पर इकट्ठा किया गया है। और यहाँ पर मंदिर के लिए जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, वही लोग हैं। जहां लोग, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुधा जी, सुधा जी जवाब ले लेते हैं। 2 मिनट में कौन सी बात, कम से कम हम लोग जुड़े लगातार बात कर रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। हाँ बोलिए। देखिए शुभम जी, सुधा जी ने कम से कम ये तो माना कि भगवान राम के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, ये तो इन्होंने कम से कम माना। लेकिन ये आज मैं वहीं से पली पड़ी हूँ। अरे जाइए आप लोग जाइए, मैं वहीं पली पड़ी हूँ। वहाँ श्रद्धालु कभी कम होते ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे झूठ बोलना बंद करिए। जाके कभी बचपन में या कहीं जाके अयोध्यावासी से पूछिए, वहाँ कभी भीड़ कम होती ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? वायनाड भगाया, वायनाड से आपको रायबरेली आ गए, भागे, फिर बड़ोदरा से भाग के बनारस कोई आया था, भूल गए क्या? बड़ोदरा से भाग के कोई बनारस आया था, भूल गए क्या? प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो है, कितनी जनता जुड़ रही है उसमें, ये जनता का प्रेम है। और राहुल गांधी जी को भगा रही है जनता, वायनाड से भगा दिया। इनसे बोलिए, सम्मानजनक बातों को बोलना नहीं आता है तो इस तरह बैठा ना कर डिबेट में। नहीं, देखिए आप लोग आरोप प्रत्यारोप इस तरीके का मत करिए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप उस पर जवाब दीजिए। नहीं, ये यहाँ से भगा दिया, वहां से भगा दिया, ये सब प्रधानमंत्री जी क्या बड़ोदरा से भगा गए थे क्या? ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कुछ सीटें ऐसी हैं, चाहे हम मैनपुरी की सीट की बात करूं, मैं खुद वहां पर होकर आया हूं और हमने वहां की तमाम तस्वीरें भी दिखाई। स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर कहना था, जो मुलायम सिंह यादव को मानने वाले लोग थे, वो साफ तौर पर आपके दल की बात कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी टक्कर देते हुए वहां पर एक क्षत्रिय नेता के रूप में उभर कर आने वाले जयवीर सिंह जो है, उनके प्रति भी लोगों के अंदर एक समर्थन दिख रहा था। लेकिन मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, उसके बाद जो है कल की जो ये घटना हुई है, इसको क्या आपको मानते हैं इस बात को कि कास्ट पोलराइजेशन की ये कोशिश वहां पर की जा रही है? दो जातियों के बीच का वहां पर द्वंद्व दिखाया जा रहा है। ये कर कौन रहा है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बात है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के मूल पर आता हूं। ये पोलराइजेशन का काम, चूंकि डरे हुए लोग, इनके पास कुछ किया नहीं है, बताने के लिए है, नहीं तो करेंगे। भाजपा लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करती, उससे हमेशा खिलवाड़ करती है और हमेशा ये इस फिराक में रहते हैं कि किस तरह से मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए जनता को और धर्म में, जाति में, मजहब में उलझा करके इनसे वोट ले लिया जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मूल है। रही मैनपुरी की बात, मैनपुरी में पिछले 15 दिन से हूँ, 15 दिन से रहा हूँ। अभी मैनपुरी चूंकि संवैधानिक समस्या है, निर्वाचन आयोग 5 बजे के बाद बाहर के लोग नहीं रह सकते। मैनपुरी को हम लोग बहुत नजदीक से जानते हैं। मैनपुरी देश की सबसे बड़ी जीत आदरणीय डिंपल यादव जी को देने जा रहा है। केवल मैनपुरी में है कि ये रिकॉर्ड बनाएगा कि देश में कितने अंतर से भारत के, मतलब सबसे बड़े अंतर से सांसद बनेंगे डिंपल जी इस बार। वहां कोई लड़ाई नहीं। हाँ, ये सही है
इतना ज्यादा घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं तो दावा कर रहा हूं कि वहां कोई भी आपत्तिजनक बात हुई हो, कोई नारा लगा हो, जिस तरह के व्हाट्सएप मीडिया पर घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के लोग भेज रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, एक भी चीज मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से आपके चैनल पर इनसे मांग लीजिए कि कोई भी आपत्तिजनक वीडियो हो जिसमें वॉइस के साथ हो तो दिखा दें, आपको दे दें, आप चला दीजिएगा चैनल पर। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये केवल चूंकि इतने ज्यादा डरे हुए हैं, किस तरह से उसको पोलराइज करके इनके हवाइयां उड़ रही है, तोते उड़ रहे हैं, तो केवल जाति संघर्ष कराना इनका पुराना सगल है। जब धर्म से पीछे हट गए तो जाति संघर्ष कराना चाहते हैं। और ये आप पहले भी देख रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान बांटेंगे, कभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बांटेंगे, कभी शैव वैष्णव में बांटेंगे, कभी इस पंथ उस पंथ में बांटेंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाएंगे तो देश का मान सम्वर्धन करेंगे, कह देंगे कि भारत, पहले तो भारतीय कहने में शर्म महसूस होती थी, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं कहा, कनाडा में क्या नहीं कहा, संघाई में क्या नहीं कहा। तो इन लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाने की पुरानी आदत है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनता इनसे पूछ रही है कि आप जन सरोकार के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि आबादी की समस्या, इस पर आपने कुछ किया तो उसको बताइए, धर्मेंद्र जी मैं इनसे पूछ लीजिए। ठीक है सुधा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं अभी कुछ देर पहले सीतापुर में प्रधानमंत्री की जो स्पीच है उसको सुन रहा था। इसमें उन्होंने कांग्रेस को लेकर तमाम बातें कही। उन्होंने जिक्र किया कि आप लोगों की जो विरासत है उस पर भी टैक्स लगाने वाले हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपका जो घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग इससे प्रभावित है। एक मिनट, मैं घोषणा पत्र उठा लेती हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ जी। इस घोषणा पत्र में चाहे भाजपा का कोई प्रवक्ता, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, जिस झूठ को इतने जोर जोर से, प्रॉपर विजुअल ये नहीं है, मैं चाहूंगा आप बोलकर बताएं। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मेरा जो हम लोग का जो मैनिफेस्टो है, आप लोगों ने सबने देखा होगा। उस मैनिफेस्टो में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सोचिए, दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जिस देश के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति लिखी हुई चीजों को धता बताकर झूठ परोस रहा हो, और सब कुछ छोड़िए, हमारे घरों में मंगलसूत्र से लेकर भैंसों तक आ गए। मतलब जिसके पास अपना किया हो कोई काम ना हो, वो और क्या झूठ तो फैलाएगा। जितनी जगहों पे, अभी एक मैंने देखा था, आपने भी देखा होगा, अभी आप दौरों की बात कर रहे हैं, एक लोगों का कमल का फूल उनके सामने आ गया था, हाथ से नीचे कर दिया, अरे तुम्हारा कमल का फूल नहीं, हमारा चलेगा। तो ये तो प्रधानमंत्री हैं जिनको कैमरा, लाइट, एक्शन यही पसंद है, और उसमें झूठ कितना वो बोल सकते हैं वो भी उनको पसंद है। मैनिफेस्टो में जो लिखा नहीं है उसी में, एक दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने एक दिन कहा कि जो कांग्रेस है आपका मंगलसूत्र ले लेगी, और दूसरे दिन कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी जी की संपत्ति लेने के लिए इस पर रोक लगाई थी। अरे भाई, सच क्या है? कुछ जानते भी हैं कि बस बोलना है, और जो लिख के देता है वो भी नहीं पढ़ता है कि कल की कही बात आज झूठी या आज की कही बात कल झूठी। अवधेश जी जवाब दीजिए। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं लोग और झूठी बातों को। हमारे मैनिफेस्टो में जो लिखा है, दिक्कत इस बात की कितना ये लोग बौखला गए हैं। ठीक है, अवधेश जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के अलावा कोई बात ही नहीं है इनके पास, और झूठ मैं जवाब दोनों को दूंगा। इनसे कहिए थोड़ा मतलब बौखलाए नहीं, अपना मानसिक संतुलन जो है वो सही तरह से रखें। मानसिक संतुलन, अरे ठीक है, आप जवाब दीजिए। ये सब नहीं, ये तमाम आरोप है। ठीक है सुधा जी बात भी करना पसंद नहीं करते, इनको माफी मांगे। ठीक है, ये सब नहीं, ऐसे देखिए, व्यक्तिगत कमेंट नहीं। अवधेश जी व्यक्तिगत नहीं, इनसे बोलिए माफी मांगे पहले। नहीं, ठीक है, बोले। चलिए, अरे ठीक है, आप आगे बढ़िए, आप अपनी बात रखिए, आप जवाब दीजिए। सुधा जी रुक जाइए, आप जवाब दीजिए। अवधेश जी, अरे मुद्दे पर आइए। आप ये जनता भगा रही है आपके नेता को बार-बार। आप मुद्दे पर आइए। अवधेश जी जवाब दीजिए। रुक जाइए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप मत करिए आप लोग, आरोप प्रत्यारोप मत करिए। अवधेश जी जवाब दीजिए। शुभम जी, देखिए, शायद सुधा जी को पता नहीं है, इसमें मैनिफेस्टो में कुछ नहीं पता है। प्लीज सुनिएगा, बोलिए, आप बोलिए। उसमें पैराग्राफ है, प्रयोग करेंगे मानसिक संतुलन। सुधा जी रुक जाइए, सुधा जी प्लीज सुधा जी रुक जाइए, बोलने दीजिए। इसमें माइनॉरिटी का जो मतलब है ना, वो एम से होता है, एम विशेष वर्ग से होता है, किसी और से नहीं होता। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब क्या है आप समझिए? क्या शरिया कानून से देश चलाएंगे क्या? ये
उसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक के बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ाई के अपना लिए। काम बता अल्पसंख्यक में दीजिए। कौन है? हमारा मैनिफेस्टो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मत पढ़िए, नहीं पढ़ना आ रहा है तो मत पढ़िए। अगर हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ के आप लोग बौखला गए हैं तो आप लोग कोई इलाज नहीं है। कि भाजपा पाड़ने काम करती है। सरकार अरे मेरे आपकी भाई 10 साल से आप मुझे थे, ये बता दीजिए, आपके पास दर्शकों कोई को बता काम दीजिए, गिनाने को बचा ही अगले नहीं है, 100 तो करोड़ हमारे रुपए लगाकर मैनिफेस्टो को हज लेके हाउस झूठ बनवाया था, वो बोलेंगे। क्यों बनवाया था? आखिर किस लिए बनवाया था? हज हाउस किस काम के लिए है वो? बस जो अगले शासन ने बनवाया बस आगे पाकिस्तान, हिंदू अरे 10 साल मुसलमान में पाकिस्तान, अरे कुछ काम किए हो उसकी गिनती करा दो आप। अखिलेश यादव के द्वारा क्या था वो? कोई काम किए हो उसकी गिनती करा दो। दर्शक समझेंगे कुछ तो काम हुआ होगा, कोई काम तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में कांवड़िया कांवड़ यात्रा निकालते थे, उन पर लाठीचार्ज जिनको होती कहाँ थी से ले आए? सरकार ने। अरे कहाँ से आए भाई? बताइए क्या था वो? आपने कुछ काम किया तो उसको बताओ। अरे क्या था ठीक वो? है। आप बताइए, धर्म की राजनीति बात बता रहे थे आप। धर्म पे उपाध्याय बात जी, है। कांग्रेस का अरे भाई धर्म पे वर्तमान बात में है। क्या कर रहा है आपने कांग्रेस पार्टी बताइए, रही है, दर्शक जानना समाजवादी चाहते हैं। पार्टी रही है, जिसने धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर दिए, जिसने धर्म के आधार पर ठीक है, ठीक है। इतिहास पढ़िए, तथ्यों को जांचिए, ठीक है, तथ्यों रुकिए। के आधार पर 84 यूनिवर्सिटी में ठीक है, की नहीं ठीक है, ठीक है। वो क्या यूनिवर्सिटी है? ठीक है, रुक जाइए धर्मेंद्र जी, ठीक है। अरे अब मूल विषय पर आ जाइए, इधर उधर की बात मत करिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे अरे समझना चाह रहा हूं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अब हम तीसरे चरण में आगे बढ़ने वाले हैं, 2 चरणों के वोट पड़ चुके हैं, तीसरे चरण को 7 को वोटिंग होनी है, और उसमें आपके 2 बड़े नेता डिंपल यादव को लेकर वोट डाले जाएंगे 7 तारीख को, और 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे अगले चरण में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर। दोनों जगह कड़ी चुनौती की बात बीजेपी कर रही है, लगातार दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आज भी पहुंचे थे, आज इटावा पहुंचे थे, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री कल पहुंचे थे। तो लगातार घेरने की जो कोशिश की जा रही है, क्या लगता है बीजेपी उस पर सफल हो पाएगी? देखिए, ख्याली पुलाव तो पकाने का अधिकार है, लोकतंत्र है। वोट पड़ जाए और बंद हो जाएगा बक्सा, जिस दिन गिनती हो जाएगी उस दिन इनको पता चल जाएगा क्या होने वाला। हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है। कन्नौज के लोग निवेदन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ले गए कि आपको लड़ना चाहिए, और उनके आग्रह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं। और हमें विश्वास है कि कन्नौज और मैनपुरी, ये दोनों सीटें देश की सबसे बड़ी जीत का इतिहास बनाएंगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी अपने मैनिफेस्टो को पढ़ने के अलावा, अपने किए वादों पर अपनी बात बताने के अलावा, 10 साल की उपलब्धियां बताने के अलावा, दूसरे दलों को, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़ने में अगर माहिर हैं, तो मैं इनको चैलेंज देता हूं कि किस नंबर पर मंगलसूत्र, पाकिस्तान, मुसलमान लिखा है, उसको ले आए आपके चैनल पर दिखाएं। इस तरह झूठे, जिस तरह प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, रात में सपना देखते हैं और सुबह बोल देते हैं, और इनके लोग रुक जाइए उसको सिलने में लग जाते हैं। और लगातार देश पे जो 10 वर्ष तक लगातार प्रधानमंत्री रहा है, हमारी बहन सही कह रही थी, इतना झूठ बोलने का कई फैक्ट चेक आए हैं। इतना जो है, हम लोग के गांव में एक कहावत है, उसको अन्यथा मत लीजिए, थेथरई, उसको थेथरई बोलते हैं भोजपुरी में, कि मतलब उसको झूठ बोलते ही देखिए, फिर यही वो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर आप कह रहे मत किया करिए। नहीं, कोई असंवैधानिक शब्द नहीं, मैं एक हम लोग के गांव में देसी ठीक है, सभी आते हैं, ग्रामीण परिवेश से सभी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, जवाब दीजिए अवधेश जी। देखिए, अभी ये बात कह रहे थे, मंगलसूत्र की बात कहाँ है? अरे भाई, जब एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी जब पर्सनल लॉ को मजबूत करने की बात अपने मैनिफेस्टो में कहती है, इसका मतलब दूसरे के मैनिफेस्टो पे खरीद करने के बजाय जब कश्मीर से ब्राह्मणों को भगाया गया, तब ब्राह्मण की बेटियों के, माताओं के मंगलसूत्र छीने गए थे। कौन है? अरे ठीक है, चुनाव पे बात कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, मुस्लिम लीग से विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में 3 सरकारें मिलकर के बनाई। इतने इस बार लोग थे। आपकी जो हकीकत है उससे जनता वाकिफ है। चलिए, ठीक है, आपसी आरोप प्रत्यारोप नहीं। सुधा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है पिछले कई चुनाव में देखें तो वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर हम देखें तो विधायकों की जो आपकी संख्या है वो कुछ पारंपरिक सीटों तक सिमट गई। अगर हम आपके सांसदों की बात करें तो खुद आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी चुनाव हारे थे लोकसभा का अमेठी से। क्या वजह रही कि उनके लोकसभा क्षेत्र को बदल दिया गया, और क्यों वो रायबरेली पहुंच रहे हैं? शुभम जी, बात इसकी नहीं है कि हम क्या, हमारा अपना संगठन है, हमारी मैं जानना चाह रहा हूं ना।
मैं बता रही हूँ आपको, जी। हम चाहते थे कि भाजपा कभी अपनी पिच पे तो खेले। 5 साल तक एक नेता सिर्फ राहुल गांधी के नाम पे नेतागिरी करती रह गई। अपना आज तक 19 रुपए किलो चीनी मिली नहीं है अमेठी वासियों को, लेकिन चुनाव में बोला था उन्होंने कि जिस दिन कमल के फूल पे निशान लगा देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 19 रुपए किलो चीनी मिलेगा। कितने रुपए किलो? 19 रुपए। आज तक न जनता उसी 19 रुपए किलो का पैसा उन्होंने जोड़ जाड़ के अपना घर बना लिया, लेकिन काम कोई नहीं किया। और उनके जिसके कामों की कोई चर्चा नहीं। हम राहुल जी इस देश को परिवार मानते हैं, आज से नहीं, देश के स्वतंत्र होने से पहले वो बलिदानी परिवार अपने लोगों को इस देश पे न्यौछावर करता हुआ आया है। दिक्कत इन लोगों को होती है जो देश की स्वतंत्रता संग्राम से कभी जुड़े ही नहीं, जो जानते ही नहीं कि अपने आप को बलिदान करना क्या होता है। वो क्या किसी को समझेंगे जब देश उनका है, चाहे वो वायनाड से लड़े, चाहे रायबरेली से लड़े, चाहे अमेठी से लड़े, जनता चुनेगी ना। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 2014 में बड़ोदरा से बनारस आने में किसी ने प्रश्न नहीं किया, तो ये क्यों प्रश्न करते हैं कि बनारस से अगर एक गुजराती जो सीएम है, जो गुजरात में है, जनता उनको चुन के सीएम बना रही है, वहां धोखा देके यहाँ आ जाते हैं? ये प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन राहुल गांधी नहीं लड़ सकते हैं, क्या मतलब? प्रश्नों का एक रूप देखिए। नहीं, लेकिन उनका सीएम से पीएम बने ना, वो पीएम से सीएम नहीं बने ना। तो ठीक है, कोई इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो बड़ोदरा से बनारस आ सकते हैं तो इस देश के चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं, तो प्रधानमंत्री हार कर नहीं आए थे ना, राहुल गांधी अमेठी हार कर गए। अरे जिस दिन से आप कंपेयर करेंगे, वो विधायक थे और राहुल जी सांसद थे। कंपेयर मत करिए, राजनीतिक नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपसे तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आखिर अमेठी मैं बता रही हूँ क्यों छोड़ी? नहीं, संविधान हमें अधिकार देता है, हमने छोड़ा कहाँ है? हमने अपने पार्टी के उस व्यक्ति को जो वहां के हर एक घर को जानता है खड़ा किया है ना। अच्छी बात है, स्मृति ईरानी लड़े आप, जिनको सदन में दिख जाता है कि क्या से क्या हो रहा है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना क्या करके कहां गए दिखता नहीं इन लोगों को। ये लोग क्या बातें तो कितनी सीटें आ रही हैं आपकी, क्या अनुमान है उत्तर प्रदेश में? हम 80 के 80 सीट पे लड़ रहे हैं अपने गठबंधन के साथ। ये सोचे कितने हार रहे हैं, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। एक बार आपका यही गठबंधन और हुआ था विधानसभा चुनाव में, चुनाव के बाद खत्म हो गया था। ये लोग जब शुरुआत में थे 2 सीटों के लोग थे, कैसी बात कर रहे हैं? ये बढ़े ना। तो ये चुनावी राजनीति जनता के द्वारा के मन से होती है, इनके कहने से ना, मेरे कहने से ना, आपके कहने से। तो जो पार्टी दो लोगों की पार्टी थी, आज यहाँ तक पहुंची ना, तो प्रश्न करिए, ये भी तो ढल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न यही प्रश्न करता हूँ। खूबसूरती इसी बात। ठीक है, जवाब दीजिए। जितने सवाल अभी सुधा जी ने उठाए, अवधेश जी, मैं चाहूंगा आप इनके जवाब दें। जी ठीक है शिवम भाई, सुधा बहन ने जो बात कही, और मैं चाहूंगा आप आरोप ना लगाएं, जवाब दें। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा जी। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है गुजरात से आकर बनारस में क्यों लड़ रहे हैं, उनकी बात नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी की बात करते। देखिए, राहुल गांधी जी की बात इसलिए होती है क्योंकि उनकी वो पारिवारिक सीट है, अब से नहीं है। देश सबका परिवार है, कैसी बात करें? पारिवारिक सीट क्या होता है? देश हमारा परिवार है, हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं, आपकी तरह नहीं। मैं गुजराती हूँ, मैं यूपी का हूँ, हम लोग ऐसे नहीं है। देश अपना है। मणिपुर का माँ बोलना आप लोगों को नहीं आता है, तो आप लोग क्या जानेंगे कि देश परिवार कैसे बनता है? ये देश हमारा परिवार है, आपकी तरह नहीं कि मणिपुर अलग हो गया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप लोग क्या जवाब देंगे? क्योंकि वायनाड में जो लेफ्ट तो आपको डर क्यों लग रहा है? हुआ है, आपको तो खुश होना चाहिए। पता है उसकी तरफ जनता का डर बता रहा है कि कुछ तो है भैया, सन्नाटा है। ये डर बता रहा है, बौखलाहट कि कुछ तो जनता बदल रही है। 2 ही चरणों में इतनी बौखलाहट के जो राहुल गांधी जी हैं, 2 ही चरणों में इतनी बौखलाहट, तो आगे क्या क्या होगा देखने वाली बात होगी। लोगों का अपमान करते हैं। अरे आपको याद होगा, अब देखिए शुभम जी, देखा आपने, इस देश को ये अलग अलग बांट रहे हैं। ये सिर्फ बांटने वाले लोग हैं, ये जोड़ने वाले लोग नहीं है। आप वीडियो पढ़िए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, आप देख लीजिए। बांट रहे हैं लोग, गजब लोग भाई, अमेठी के लोगों पर, और उन्हीं अमेठी के लोगों पर जिन्होंने, मैंने कहा ना, ये देश हमारा परिवार है। जिस दिन समझ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ सुधा जी, लेकिन बड़ी विनम्रता से मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप उसका बड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अमेठी से लगातार प्रतिनिधित्व आपका दल करता रहा है, परिवार के तरीके से वहां पर बॉन्डिंग थी, जैसा कि लोगों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। क्या ऐसा हुआ कि एक नया प्रत्याशी वहां आता है, स्मृति ईरानी, और वो एक बड़े नेता को हरा देता है वहां पर? क्यों अमेठी के लोग आकर कैसे बातों में आ गए, क्या हो गया ऐसा? ना, अभी आपने एक नेता का देखा होगा, भाजपा के नेता थे,
उन्होंने कहा था मोदी की लहर में उसको भी खड़ा कर दो तो भी जीत जाएगा, सुना था आपने क्या? वो छोड़िए, झूठ आप जानते हैं ना, झूठ को फैलाया जाता है तो झूठ के पांव नहीं होते हैं, बहुत तेज फैलता है। लेकिन जनता आप सजग है, हमने जिसको खड़ा किया, आपने कहा ना कि अमेठी को कांग्रेस ने हमेशा देश के सामने दिखाया है कि अमेठी को लोग जानते हैं। ऐसे बहुत से देश होंगे जिनको लोग, बहुत से गांव होंगे, बहुत से शहर होंगे जिनको लोग जानते नहीं है। तो हमने अपने उसी सीट पे हमारे कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट करने वाले उस आम कार्यकर्ता को खड़ा किया है जो उसकी नस को जानता है। तो परिवार ही तो है, हमने कहाँ छोड़ा। ये तो इनका देखने का तरीका है, जो देख नहीं पाते हैं, जिनको परिवार समझ में नहीं आता है। इनको परिवार ब्रजभूषण सिंह का समझ में आता है, औरों का समझ में नहीं आता है। ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि असल में, और वो 40 साल से उनका राजनीतिक रूप है। इन्हें डर इस बात का है स्मृति ईरानी अगर उनसे हार गई तो कैसे राजनीति रहेगी, उनके बचेगी, आपको जनता को ये डर है। मैं पहले से कहती आ रही हूँ, इन लोग का होमवर्क में फेल हो गए, ये होमवर्क में फेल हो गए, जनता क्या कांग्रेस को वोट देगी? ये होमवर्क में फेल हो गए लोग, पूरे भाजपाई फेल हो गए। ये सोच रहे थे कि जो कहेंगे वही हम करेंगे। पहली बार होमवर्क में कोई फेल हुआ है, क्लास वर्क में फेलना समझ में आता है, होमवर्क में लोग फेल हो गए। ये सोचते रहे हम नहीं, कहेंगे। देखिए आपके गठबंधन दल के साथी जो आपके साथ इस वक्त पैनल में भी मौजूद हैं, धर्मेंद्र जी, उनके नेता की पारंपरिक सीट जो रही है कन्नौज की हम बात कर लें, उन्होंने कभी थोड़ी देर पहले कहा था, आपने सुना कि उनको वहां के लोगों ने बुलाया और वो चले आए, और अब तक जो उनके परिवार से लोग वहां पर चुनाव लड़ते आए हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद से, क्या राहुल गांधी को लोगों ने नहीं बुलाया था वहां पर? नहीं, क्यों, हम तो वहीं पे थे ना। प्रियंका जी रही, प्रियंका जी रहेंगी, हम सब हैं। और शर्मा जी को आप जानते नहीं है क्या? वो हमेशा मैं बहुत से अच्छे तरीके से जानता हूं। हाँ, तो बिल्कुल, तो जनता भी चाहती है कि जो कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं ना, वो डर किस बात का? डर इस बात का है क्या कि स्मृति ईरानी शर्मा जी से हार जाएंगी? इतना मतलब डर के इतनी बौखलाहट अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र है, जनता चुनेगी, और जनता, आप जानते हैं, अगर मोदी जी की लहर में लोग जीत सकते हैं तो राहुल जी की लहर में कोई भी जीतेगा, क्या फर्क पड़ता है भाई? दिक्कत किस बात की है? दिक्कत बड़ी है शुभम जी, दिक्कत इस बात की है कि डर है ना, फर्क तो पड़ेगा, डर दिख रहा है, डर दिख रहा है, डर दिख रहा है। एक जगह से तो भैया ईवीएम कहाँ की खराब होगी ये भी पूछ लीजिएगा इनसे। ईवीएम पे सवाल उठने वाला है। राहुल गांधी जी एक जगह से जीतेंगे, दूसरी जगह की जो ईवीएम होगी उस पर आरोप लगाएंगे। अच्छा, अभी ट्विटर पे अभी एक न्यूज आया है कि वहां पे 95 लोगों की वोटिंग की वो थी कैपेसिटी, वोट पड़े हैं 119। न्यूज आपने भी देखा होगा। ठीक है, ये तमाम सवाल हैं और हर किसी को आरोप लगाने का अधिकार है, और वो इलेक्शन कमीशन से आरोप लगा भी सकता है और अपने उसका पूरा अधिकार उसको संविधान ने दिया है। धर्मेंद्र जी, चुनाव की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर जो जीत का मार्जिन था वो बेहद कम था भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और ये ऐसी सीटें थी तकरीबन 100 सीटें जहां पर जो आंकड़ा था वो 1000 के भी नीचे था, कई सीटों पर तो 100 वोटों से भी जीत हुई थी। तो विधानसभा में जो प्रदर्शन था, क्या आपको लगता है धर्मेंद्र जी कि वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी दोहरा पाएगी? मुद्दे अलग हैं। नहीं शुभम जी, हमें उम्मीद है कि हम बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये सही है, 2022 के चुनाव में बहुत थोड़े वोटों से हम सरकार बनाने से रह गए, कहीं कहीं कमियां रही होगी, तब से हम लोगों ने कई बैठकें की, समीक्षा हुई, और इस बार पूरी तैयारी से हम लोगों ने प्रत्याशियों का चयन किया और जनता के बीच में बड़ी विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप दूसरों का मैनिफेस्टो पढ़ने के बजाय, या कौन कहां से लड़ रहा है, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें हार या जीत होती है। तमाम बड़े नेता, इनके बड़े नेता अटल अडवाणी जी से लेकर के कांग्रेस में कभी इंदिरा गांधी और संजय गांधी तक चुनाव हारे हैं। हार जीत लोकतंत्र में संभव है, इसमें कोई वो नहीं। जनता को बरगलाने से, समझाने से जनता ने रिजल्ट दिया, हमको उससे दिक्कत नहीं है। हम एक राजनीतिक दल है, हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग तय करके किसको कहां लड़ना है और उसका चयन करते हैं। प्रत्याशी जहां से लड़ना चाहता है, टिकट मांगता है, उस आधार पर। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्यों रहा? आपने कहा कि आपके नेता हैं, आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो चयन करती। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है धर्मेंद्र जी।
अब अगर हम देखें मुरादाबाद सीट पर आपके प्रत्याशियों के बीच में थोड़ा सा देखने को मिला है, क्लैशेस देखने को मिले। पहले कोई और प्रत्याशी होता है, फिर कोई और हो जाता है। संभल में भी हमने देखा, हमने बदायूं में देखा कि पहले आप शिवपाल जी का नाम जो है अनाउंस करते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है, तो उसके बाद उनके बेटे को टिकट दे देते हैं। हमने कन्नौज लोकसभा सीट पर देखा जहां पर तेज प्रताप यादव का आप ऐलान करते हैं, पर्चा भरने अखिलेश यादव आ जाते हैं। तो क्या था ये सब? नहीं, मैंने क्या कहा, कन्नौज जनता के भारी डिमांड पर सारे हमारे पार्टी का पूरा संगठन। मुरादाबाद में फिर क्या था, संभल में क्या था, बदायूं में क्या था? मुरादाबाद में हमें हर जगह सीट का अपना, मैं कह रहा हूँ हर जगह सीट का अपना समीकरण है। हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन है। कभी कभी फैसला लेने में अगर 19-20 हो जाती है तो बाद में सुधार होता है। इससे ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता है कि आपने क्यों इनको दिया और इनका क्यों काटा। ये हमारी पार्टी का निर्णय है। हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे संगठन लोगों ने जो बेहतर समझा कि नहीं साहब आज इस समय वर्तमान परिस्थिति में ये अच्छा लड़ेंगे, उनको हमने लड़ाया। महत्वपूर्ण ये है, मैं बड़ी विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी बोले इनकी बात जाए या इनके चैनल, ये लोग चैनल पे आए, तो 2-3 चीजें इनको पहले तो 2014 और 2019 को अपना घोषणा पत्र पढ़ के आना चाहिए और उस पर बताना चाहिए कि इसको कितना इन्होंने पूरा किया। और विशेष रूप से मंदिर की बात छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना, ये उन बातों को बताएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और साथ साथ इनकी सरकार में चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, चाहे मणिपुर रहा हो, चाहे नूह का दंगा रहा हो, चाहे चाइना की जो स्थिति है बॉर्डर के अंदर, चाहे जो नोटबंदी से इन्होंने कहा था। अब जवाब ले लेते हैं। और तीसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दे। तीसरी बात, बड़ी विनम्रता से मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इनको मुस्लिम लीग की छाप दूसरे के घोषणा पत्र पे देखने का हक नहीं है, क्योंकि इनकी इनकी 3 सरकारें मुस्लिम लीग के साथ इनके नेताओं ने बनाई है, विनायक दामोदर सावरकर और इनके नेताओं ने। और पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के बंटवारे का पहला ड्राफ्ट इनकी सरकार ने पास किया था। तो इनको मुस्लिम लीग से इतना प्रेम पहले से रहा है, इनको जनता को भ्रमित करने के लिए मुस्लिम लीग का नाम लेना चाहिए। शिवम भाई, धर्मेंद्र जी कह रहे थे क्या किया 2014 से अब, ठीक है। 2014 से अब मैं बताऊं आप, जो हमारे देश में 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे उनकी संख्या बढ़कर 144 हो गई है मोदी सरकार में। दूसरी बात, गरीबों को जो घर देने की बात कही थी, 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर मिला है मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। देश में 14 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी देने का मोदी सरकार ने किया है। देश के गरीब को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो मोदी सरकार दे रही है। आज किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, जो सम्मान दिया जा रहा है वो मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बात कर रहे हैं रोजगार की, बेरोजगारी की, भाई आंकड़ा पढ़ लीजिए आप, थोड़ा ज्ञानवर्धन करके आइए। जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट आई थी 2023 में, उसका आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए एक बार। जो बेरोजगारी दर 2014 में 6% थी वो घटकर 3.2% हुई है। दूसरी बात, जो पीएफ अकाउंट 2014 में हमारे यहाँ 8 करोड़ थे, बढ़कर 26 करोड़ हुए हैं, 3 गुना वृद्धि हुई है उसमें। अरे आज जो है सबसे ज्यादा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं इनके डाटा बने हैं, साथ में जरा सुन लेते धर्मेंद्र जी, आपको समय दूंगा पूरा। चहुमुखी विकास हुआ धर्मेंद्र जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको तो वही आदत पड़ी हुई है ना, 100 करोड़ रुपए का हज हाउस बनवाना है आपको तो कब्रिस्तान की दीवार खड़ी करवानी है, और तो कोई विकास दिखाई नहीं देता था आपको उत्तर प्रदेश में। आज जब उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का, वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको तो कोई दिखाई देगा ना। ठीक है, 100 करोड़ का हज हाउस बनवाया था अखिलेश यादव ने। ठीक है, बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए। आप 10 साल सत्ता में रहे, मैंने कहा जो वादा करके आए तो उसकी बताइए। आपने अगर आवाज नाम बदल दिया, मोदी जी के नाम कर दिया। इसके पहले हर घर नल का नाम आपने कर दिया, इसके पहले भी सरकार शानदार हमने बनाया है, उसमें बिजली की व्यवस्था, सोलर लाइट की, पानी का भी, शौचालय का भी। पढ़ाई कीजिए, दिमाग खोलिए। आपने वादा किया, सुन लीजिए, ये क्या है? हमारी बात सुनिए, रुक जाइए। ठीक है, अवधेश जी रुकिए, बोले दीजिए। अवधेश जी रुकिए, बोलने दीजिए, बोलिए धर्मेंद्र जी। पहले भी इंदिरा आवास मिलता था, करोड़ों लोगों के घर बने, इन्होंने नाम बदल दिया। स्वजल धारा योजना थी, इंडिया मार का हैंडपंप लग रहा था, हर घर नल का नारा दे दिए। और आपको कहिए मैं अभी 5 मिनट के अंदर कहीं तैयार नहीं, किसी के घर नहीं, मैं बैठा हूँ गाँव में, यहाँ भी नहीं। दूसरा पूरा सुन लीजिए, घबराइए मत। आपने जो कर्म किया वही मैं उठा रहा हूँ, कहीं और बाहर से नहीं ला रहा हूँ।
दूसरी बात, आपने किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी, एमएसपी पे गारंटी की बात थी। 2022 तक आपके घोषणा पत्र था, उसको पढ़ लीजिए। 2022 तक पूरा करने की बात थी, क्या किसान की आय दोगुनी हुई? पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर में सस्ता करने की बात थी, क्या सस्ता हुआ? सिलेंडर 3 गुना बढ़ गया। खाद्य पदार्थ, तेल, दैनिक उपयोग चीजें कितनी महंगी हो गई। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी बोलिए, मणिपुर चल रहा है उस पर भी बोलिए, कश्मीर पर भी ठीक है, बोलिए, ठीक है, ठीक है, चीन सुधा जी, और हिंदुस्तान के ठीक है, बॉर्डर- ठीक है, धर्मेंद्र जी, मैं आप जवाब ले लेता हूं। अब इनसे इकट्ठे जवाब ले लेंगे। सुधा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर आपको जनमत मिलता है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें, अगर आपको जनमत मिलता है, महागठबंधन में आखिर फिर नेता किसको स्वीकार किया जाएगा? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि इससे पहले भी मैं महागठबंधन देख चुका हूं। पिछले चुनाव में मुलायम सिंह यादव को भी हमने देखा था, इससे पहले के पहले चुनाव में वो तुरंत बैकफुट हो गए थे बाद में जब नेतृत्व करने की बात आई। तो आपको लगता है कि कितना आसान है कि आप इस चुनाव के बाद अगर जनमत मिलता है उसके बाद भी सरकार बनाने में सफल हो पाए? जनमत मिलेगा और गठबंधन जिस उद्देश्य को लेके चल रहा है, कभी कभी होता है ना, जब उद्देश्य बहुत बड़ा हो तो छोटी चीजें जो मतभेद की होती हैं उसको मनभेद में तब्दील नहीं होने जाता है। हम जानते हैं कि सबकी अलग अलग विचारधारा की राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमने अपने मतभेदों को अपने मनभेदों पे आने नहीं दिया। हमने मनभेद नहीं रखा, मतभेद था, उसको हमने एक साथ लाके एक ऐसे गठबंधन का नाम दिया जिसको बोलने में इन लोगों को भी शर्म आती है, अपने इंडिया को नाम लेने में इन लोगों को शर्म आती है। और उसमें अगर मगर नहीं है, जनमत अगर जनमत में जनादेश देती है तो उसके सांसद चुनते हैं कि नेता कौन होगा। यही संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान कहता है आपका कि सांसद अपने नेता का चुनाव करेंगे चुनाव। उस समय जिसका नाम आएगा, जो उसके लायक होगा, जो सभी लोग एक साथ एकमत से करेंगे। ये देश लोकतंत्र का है, संविधान से चलता है। ये जो पूछते हैं प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार जिनको है, जिनको जनता चुनती है, फिर वो चुनते हैं प्रधानमंत्री, चुना जाएगा। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये भारी नहीं है। प्रश्न ये जरूरी है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिस संविधान की रक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिस देश के लोगों के हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं, वो हम पूरा कर पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि क्षेत्रीय दलों की जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं वो इसमें आड़े आ सकती हैं? देखिए, महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति की होती हैं। आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, क्या आदेश भाई की नहीं है। अगर इनको भी इनके पार्टी के लोग इनसे कहें कि तुम ये कर दो, तुम्हें हम सीधे दिल्ली में कोई इनको मंत्री पद मिलेगा, तो क्या ये मना कर देंगे क्या? हर व्यक्ति यश चाहता है, सबके मन में लालसा होती है। लेकिन जब मैंने कहा ना, उद्देश्य बड़ा हो, उद्देश्य बड़ा होगा तो साथ में वही लोग सत्ता के साथ न होकर विपक्ष में खड़े होके जनता के हितों की बात करना बहुत हिम्मत की बात होती है। बीजेपी के तमाम नेताओं के अगर हम उद्बोधन को सुने, की बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के हमने उद्बोधन को सुना, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात है। नहीं, दूल्हा क्या हम लोग बारात में जा रहे हैं क्या? किससे शादी करने जा रहे हैं? गजब ये लोग देते हैं। मुहावरा दिया है ना, मुहावरा, तो मुहावरा यही, तो ये मुहावरा ही गलत है। यहाँ पे बिन दूल्हे की बारात नहीं, ये बिन काम किए हुए ऐसे लोग हैं जो बस चुनाव में उतर गए हैं। कहें क्या? तो बचती है कांग्रेस और हमारा गठबंधन। इनका अपना उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य विहीन लोग हैं जिनको अपने काम पता ही नहीं है, काम किया ही नहीं है, तो बस हर काम के जिम्मेदार। ठीक है, अवधेश उपाध्याय, आपने काम किया नहीं है, आप लोगों के बीच कैसे जाएंगे, कैसे जीतेंगे, बताइए। सुधा जी पूछ रही हैं। देखिए, हमने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वो मैंने आपको बता दिया और ये देश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। बात अभी बहन कह रही थी हमारी सुधा जी, जनमत मिलेगा, जनमत की बात कर रहे थे। राम मंदिर के अलावा कांग्रेस पार्टी के जो गांधी परिवार है, उनको तो अपने परिवार के लोगों को जनमत नहीं मिल रहा, तो जनता का जनमत कैसे मिल जाएगा? बताइए शुभम भाई। रोज लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और एक तरफ कांग्रेस के जो युवराज हैं वो भारत जोड़ो की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। यदि यही मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी अपने घर में चल के दिखा दीजिए, कांग्रेस पार्टी में खोलते तो शायद नहीं है ना, आप शहजादे नहीं है ना। आज पूरे देश में गजब बात करते हैं आप लोग। जन्म लेने का आप पे कोई नियंत्रण नहीं है, वो उनकी अपनी इच्छा नहीं थी कि हम कहाँ जन्म लेंगे, लेकिन उन्होंने साबित किया इस देश में तो चले हैं ना। आप लोग फालतू की बातें मत किया करिए। केवल कांग्रेस की जो विचारधारा है, देश विरोधी जो विचारधारा है, उसके विरोध में छोड़कर जा रहे हैं सब लोग। शुभम जी, अच्छा नहीं लग रहा है अगर ये ऐसी बातें करते रहेंगे। पहले जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले कांग्रेस जो हक की लड़ाई करती थी, आपकी भाजपा पुरानी वाली है कि अबकी वाली है? ठीक है, रुक जाइए। जो
नहीं सुनिए तो मुस्लिम जनमत लीग तो के साथ कांग्रेस सरकार पार्टी चलाई को वही है अपने ना। लोगों का नहीं मिल रहा तो जनता का कैसे मिल जाएगा? देश तो के भाई, स्वतंत्रता सुधा बहन संग्राम जानती है ये में वाली बात। अंग्रेजों के साथ रहना सुधा वही बहन पार्टी है अच्छी ना तरह से आपकी। जानती है, अच्छी बात, लेकिन ये कह नहीं ठीक सकती है। क्योंकि पार्टी से जुड़ी हुई है बहन हमारी। अब करेगा मेरा प्रश्न ठीक का है। उत्तर मजबूरी दीजिए, वही ठीक है, पार्टी ठीक है, है ठीक है, रुकिए जो धर्मेंद्र जी, मुस्लिम धर्मेंद्र लीग जी। के साथ बैठ के साथ ठीक है में सुधा जी, बहुत सरकार चला सीमित रही समय थी, है, अंग्रेजों तमाम के सवाल साथ होते हैं थी, जिन पर वही बात पार्टी करनी है होती है। आपकी। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले तक राजस्थान में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश की बात करें वहां भी लगातार दावे किए जा रहे थे कि आप फिर से लौट सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें वहां आप अच्छी सरकार चला रहे थे और दावा किया जा रहा था कि एक जो माँ माटी मानुष वाली जो कहानी है, जो थ्योरी है, वो वहाँ भी सही साबित होगी और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपकी सरकार बन सकती है। भूपेश बघेल को बड़ा अच्छी उनकी स्वीकार्यता थी, लेकिन एकदम से वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। बीजेपी ने वहाँ पर वापसी की, जीत हासिल की और लगातार आपके द्वारा अब भी दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर आपकी जीत होने वाली है। गठबंधन की अगर हम बात करें, गठबंधन की जीत होने वाली है, लेकिन बीजेपी जो है ये दावा कर रही है कि हम 400 सीटें जीतेंगे। दक्षिण की अगर हम क्षेत्र की बात करें, दक्षिण में स्वीकार्यता कुछ जगहों पर उनकी कम है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर वो बम्पर जीत हासिल कर पिछले चुनाव में भी आए थे। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा दल, एक ऐसी पार्टी जो जहां पर जीरो जिसको साबित करने की कोशिश की जाती, वो वहां पर हीरो बनकर वापस लौटती हैं, तो उनके सामने कहां ठहरेंगे आप? देखिए, सवाल लोकतंत्र में सरकारों के आने जाने का नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जनता जिसको जिता देती है वो राज चलाता है। और डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि अगर रोटी पलटी है ना तो जल जाती है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अच्छा ही है, सरकारें बदले, तानाशाही ना आने पाए। जैसा कि सरकार कर रही है, दिख रहा है कैसे एक व्यक्ति और दो व्यक्ति मिलकर के पूरे देश के लोगों को, सारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से पंग बना दिए। मैं आपसे बड़े ईमानदारी से कहता हूं, 2014 के पहले सीएजी की रिपोर्ट आई, बड़ा हंगामा मचा। आज आप बता नहीं सकते हैं, अगर गूगल न करिए तो सीएजी ऑडिटर जनरल कौन है इस समय, सीएजी और तमाम संवैधानिक संस्थाओं, यूपीएससी चेयरमैन, सतर्कता आयुक्त कौन है, लोग भूल गए, क्योंकि सीधे सीधे दो लोगों ने एकदम सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और उसका उपयोग कर रहे हैं। अब आते हैं मूल सवाल पर। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी अब की बार 400 पार। आप पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की जबान पर अब 400 पार नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि पहले चरण में और दूसरे चरण में हमारी टटिया उठ गई है और बहुत ही बुरी तरह हारने जा रहे हैं। तीसरा चरण और आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिए बौखलाहट कि एकदम पूरी तरह से इनके पास ध्रुवीकरण और अनाप शनाप बोलने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। हमारा सीधा कहना है कि जब नौजवान सवाल कर रहा है, किसान सवाल कर रहा है, छात्र सवाल कर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं है और जो तमाम और जन सरोकार के मुद्दे हैं या देश की स्थिति है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करते हैं। क्या मणिपुर और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, क्या बताएंगे कि वहां क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो इनके पास चूंकि काम इन्होंने किया नहीं है, ये घूम करके आनंद लेते रहे। जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो जनता को रिलीफ देने की बात थी, अगर इनको 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी थी तो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तब बनती कि जीवन के जो देश में रहने वाले करोड़ों लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता, उनके जेब में पैसा होता, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती, खर्च करने की क्षमता बढ़ती, तो देश की इकोनॉमी अपने आप समृद्ध होती, मजबूत होती। लेकिन हुआ इसके उल्टा। एफएमसीजी सेक्टर में जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं वो करीब 14.5% की गिरावट है और जो बेवरेज सेक्टर है, बेवरेज में 12.5% की। उसका मूल कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगहों पर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, चूंकि समय की बाध्यता है और इसलिए अब रुकना चाहेंगे। सुधा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी और अवधेश, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि आखिर आने वाले वक्त में अब जो जनादेश है वो किस ओर जाएगा, वो तो 4 जून को तय होगा, लेकिन सभी जो राजनीतिक दल हैं वो हर कोशिश में, हर मुमकिन कोशिश में और जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि वो अपने पक्ष में समर्थन जुटा सकें। और इसी को लेकर ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं, उन्होंने रामलला के दर्शन किए और अब वो रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में उनको देखने के लिए
तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ जमावड़ा लगा हुआ है और लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और क्या 400 के पार लगाएंगे राम, ये देखने वाली बात होगी। 80 सीटें कैसे उत्तर प्रदेश में हासिल होंगी, ये देखने वाली बात होगी। रामलला की आरती नरेंद्र मोदी ने की थी, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब उन्होंने दर्शन किए, प्रभु को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर में उन्होंने परिक्रमा लगाई और उसके बाद रोड शो के लिए वो निकल पड़े। तो रोड शो की तस्वीरें, जहां उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, उनके साथ में अयोध्या के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लल्लू सिंह, वो नजर आ रहे हैं। और महिला शक्ति किस तरीके से नजर आ रही है आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं। तो सुग्रीव किला से लता चौक तक ये रोड शो निकाला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रत्याशी भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह नजर आ रहे हैं। और भारी भीड़ जो है वो बीजेपी के समर्थकों की, और जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं वो नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। भगवान राम के सहारे इस वक्त बीजेपी क्या 400 सीटें हासिल कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।